एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर एनवायरमेंटल लॉ को देखें तो इसमें इतने सारे सेक्शंस नहीं हैं, इतने सारे एक्ट भी नहीं है इसके अंदर। ये काफ़ी सिंपल लॉ है। इसी तरह जैसे आपने लास्ट हिंदू लॉ पढ़ा था वो कोडिफाइड लॉ था, इस बार आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं अनकोडिफाइड है। तो वहाँ पर भी आपको इतनी सारी दिक्कत नहीं है कि सेक्शन सब सेक्शन सब कुछ याद करना है आपको, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का हिंदी मीडियम होगा, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, जो इन्वायरमेंटल लॉ आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। लेकिन मैं सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड टू कम है, मतलब एग्ज़ाम में उसके आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पहला शुरू कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन का नाम है, मैं इस क्वेश्चन को पहले रीड करूँगा, फिर आपको जिसको भी पता हो आंसर वो एक बार बता सकता है। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट कमेंट सिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इंडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिसने एनवायरमेंटल लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। तो अब आप में से जितने लोगों को इसका आंसर पता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करें, दो तीन तीन पॉइंट सब बताने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उतना अच्छा क्लास रहेगा, और जितने कम लोग बोलेंगे, अगर एक ही बोलते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लोग भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें ताकि वो लोग भी बोल सकें। तो किसको पता है इसका आंसर कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सबसे पहले अडॉप्ट किया है इन्वायरमेंटल लॉ को? तो कौन से सेक्शन या कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हमने अडॉप्ट किया है इसको? बताइए, किसी को पता है इसका आंसर? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स और फंडामेंटल राइट अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 4 हैं, ये सेक्शन आर्टिकल 14, हम्म। 9 एंड 21 एंड 253। ओके, तो ये जो फंडामेंटल राइट आपने पहला आर्टिकल 19 बताया, तो आर्टिकल 19 हमारा राइट टू क्या है? कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारा? 19 जो है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है। हाँ, 19 एंड लेकिन 19 दोनों ही इक्वालिटी बिफोर लॉ है। लेकिन आप इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे एनवायरमेंटल लॉ से? सर जैसे इस आर्टिकल में स्टेट ने बोल रखा है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी बिफोर लॉ, और नो मैटर वो इंडिया के कौन को किसी भी जगह पे हो, तो हम्म। इक्वल प्रोटेक्शन मींस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी, या हेल्थ वाइज प्रोटेक्शन जो है, ह्यूमन इंटरेस्ट, पर्सनल अच्छा, हेल्थ इंटरेस्ट, ये। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42, जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी की सरकार ने। तब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे, उसके अंदर हमने इन्वायरमेंटल को एज ए लॉ अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमने दो नए आर्टिकल को ऐड किया है यहाँ पर। वो पहला आर्टिकल था आपका आर्टिकल 48 है, जिसमें बच्चों के पास लिखने के लिए कुछ है वो नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये पॉइंट जो है ना लिखने में काफ़ी काम आएंगे आपके। तो आप इस पॉइंट को नोट भी कर लें। जैसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 48A, तो आर्टिकल 48A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के साथ। 42nd जब अमेंडमेंट हुआ था तब इसको जोड़ा। ये आर्टिकल क्या कहता है? इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसकी ये ड्यूटी है कि सबको क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को स्वस्थ और हेल्दी और साफ वातावरण मतलब प्रयुक्त करवाए, यानी कि क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। ये है आर्टिकल 48। एक तो आपको इसके आंसर में ये लिखना है, दूसरा आपको इसके अंदर लिखना है आर्टिकल 51AG। ये लिखना है आपको आर्टिकल 51AG, ये नोट कर लो। किसी के पास भी अगर है पेन और नहीं है तो अरेंज कर लो, और ये नोट कर लो, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है इस बार। तो 51AG हमारा ये कहता है। कुछ कह रहे थे आप, बताइए। बाकी जो नहीं बोल रहा अपने माइक को एक बार म्यूट कर लें, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। तो आर्टिकल 51AG आपका कहता है कि जो भी हमारे नागरिक हैं, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, उनका भी ये फ़र्ज बनता है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए। तो ऐसी कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है तो उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है।
अच्छा, दो चीज़ें इसमें करनी पड़ेंगी नागरिकों को, सिटीजन्स को। एक, हम किसी भी तरह के वेजिटेशन को, ट्रीज़ हो गए, आपके फॉरेस्ट हो गए, इनको नुकसान ना पहुँचाएं। दूसरा, हम वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरीके से कोई भी खतरा ना पहुँचाएं। ये दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दो चीज़ें बताई हैं। एक आर्टिकल, माइक अपना म्यूट कर लो जिसका अभी ओपन है, डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। आर्टिकल 48A जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें क्लीन, सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट दे। दूसरा, आर्टिकल 51AG जो कहता है कि जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, मतलब इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचे, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें जो इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक हो, हेल्थ हज़ार्ड हो। ये हो गए दो। इसके अलावा तीसरा एक और है इसके अंदर, वो है आर्टिकल 21 जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, जो हमें कहता है राइट टू लाइफ। ये हमें क्या देता है, ज़िंदगी जीने का अधिकार। तो एक फेमस केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रेट करते हुए, मतलब इस फंडामेंटल राइट को एनवायरमेंट लॉ से जोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू लाइफ, ज़िंदगी जीने का अधिकार, अगर आपको साफ इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी तो आप ज़िंदगी जी पाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्वायरमेंट भी है, कि आपका राइट है कि आपको एक अच्छा स्वस्थ हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। अगर वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है आपका, तो आप सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेरी स्टेट के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मेरी स्टेट के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो ये कोर्ट ने जोड़ दिया था आर्टिकल 21। और हमारी गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट के अंदर दो आर्टिकल जोड़े थे, 48A और 51AG। ये दो आर्टिकल हमने जोड़ दिए थे, जो हमारा हुआ था 42nd अमेंडमेंट। इसके अलावा इसमें और भी अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखना कि हमारे देश में कई ऐसे कानून भी बने हैं, कानून बने जो इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं। पहला कानून क्या है हमारा, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये वाटर है, वाटर एक्ट है जो वाटर के पोल्यूशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन को बताता है। 1974 में आया था ये एक्ट। दूसरा एक्ट है हमारा एयर का, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये 81 का एक्ट है। और तीसरा हमारा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन तीनों एक्ट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा दो तीन लाइनों में लिख देना। एक में वाटर के पोल्यूशन को रोकते हैं, दूसरे में एयर के रोकते हैं, और तीसरे में एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ये लिखने के बाद आप अगर इस आंसर को आप और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे देश के अंदर दो बोर्ड बनाए गए हैं। एक है CPCB, CPCB आपका है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और दूसरा है हमारा SPCB। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आप एक एक लाइन में लिख लें, एग्ज़ाम से पहले इन्हीं पॉइंट को पढ़ लेना, आप आराम से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर लोगे अगर आपको ये पॉइंट पता होंगे। जिसने भी इस ग्रुप में अगर मेरे असाइनमेंट परचेज़ किए होंगे, नोट्स खरीदे हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, तो उनके पास ये आंसर ऑलरेडी पहले से हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, उसकी ड्यूटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर पोल्यूशन के अगेंस्ट, मतलब जो भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, उन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेना, उनके दोषियों को सज़ा देना। अब सज़ा भी दो तरह की हो सकती है, पेनल्टीज प्लस इम्प्रीजमेंट, मतलब फाइन भी लग सकता है, इम्प्रीजमेंट भी हो सकती है। दूसरी अथॉरिटी है आपकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। अगला पॉइंट इसके अंदर आएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कहते हैं NGT। NGT का नाम आप सभी लोगों ने अधिकतर सुना ही होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको तो NGT फेमस है उनके लिए, तो क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खबर न्यूज़पेपर में NGT की आती रहती है। लेकिन जो दिल्ली में भी नहीं है, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ भी NGT काफ़ी एक्टिव है। तो NGT की जो गठन हुआ था वो 2010 हुआ था। ये ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है ये, जो इन्वायरमेंट से जुड़े मैटर्स के लिए सुनवाई करती है, ये वो कोर्ट है। तो इसका गठन हुआ था 2010 के अंदर। तो इसके बारे में लिख देना आप, ये भी हेल्दी क्लीन इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। इवन ये काम करती है जो भी इंडस्ट्रीज़ है, ऐसी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कर रही हैं, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम भी NGT करता है। इवन अगर कोई नई इंडस्ट्री आप शुरू करना चाहते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हो सकती है, तो उसके लिए लाइसेंस लेने का काम भी आपको NGT से करना पड़ेगा। NGT उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेगी आपके सभी मेजर्स को चेक कर कर।
इसके अलावा कुछ बोर्ड भी बने हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो बोर्ड भी इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये सारे इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाली चीज़ें। तो ये सके आंसर में आप ये लिखोगे। ज़्यादा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के चक्कर में मत पड़ना, उसमें से एक ही फंडामेंटल राइट है जो कोर्ट ने खुद इंटरप्रेट करके इसमें जोड़ा था। तो ये समझ में आ गया आपको आंसर? कोई डाउट है आपके इसके, या पॉइंट कोई दोबारा से लिखवाना है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा से लिखवाया था, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सर एक बार क्वेश्चन का नेम बोल दो, क्वेश्चन कौन सा है ये जो सा आपने समझाया? ये मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन था, इसका नाम था इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट। कमेंट करके हमें बताना कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने काम किया है, किसके लिए काम किया है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट लॉ को अडॉप्ट किया है। सर एक बार सीपीसीबी का पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सीपीसीबी होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो भी पोल्यूटिंग एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेता है। जो पोल्यूशन फैलाने का काम करती है उसके ऊपर इसका जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये दोनों तरह का काम करता है, एक तो ये पनिशमेंट भी दे सकता है आपको, इम्प्रीजमेंट, जेल भी दे सकता है और फाइन भी लगा सकता है, दोनों तरह का इसमें प्रोविज़न है। अगर इसमें आप केस लॉस लिखना चाहते हैं इस आंसर के अंदर, तो एक फेमस केस लॉस था आपका, जो था आपका ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। ये फेमस केस लॉ था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट का। तो ये केस में क्या हुआ था, ये केस कानपुर का है जहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम चल रहा था। द सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर में ये कहा था कि कंप्लाइंट विद द एनवायरमेंटल लॉ एंड डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट टू टेक द मेजर्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। मतलब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए अगर रिवर के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग एक्टिविटी हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ की है वो डायरेक्टली एक्शन ले सकती है इसके लिए। बाकी इसके केस लॉस जो हैं और भी हैं, वो आप अगर सर्च करेंगे नेट पर तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अभी। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके आ जाए, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या हैं इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था। देखो फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स मत करना। ये रेमेडीज़ हैं कि हमारे देश के अंदर कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन फैलता है हमारे देश के अंदर, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको बचाने का कोई काम करता है, पोल्यूशन रोकने के लिए कोई एक्शन ले सकता है? ये रेमेडीज़ हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो पहली रेमेडीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिवेंटिव रेमेडीज़। प्रिवेंटिव रेमेडीज़ वो होती हैं जो प्रिवेंट करने का काम करती हैं, रोकने का काम करती हैं। पहला हमारा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन सा राइट बताया था मैंने आपको पीछे? सर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है एनवायरनमेंट के साथ, वो है राइट टू लाइफ। ये क्यों जोड़ा था मैंने पिछली बार आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। राइट टू लाइफ सर सुप्रीम कोर्ट है इधर सर इसमें अपना इन्वायरमेंट को अपने क्लीन करने को और प्लांट्स मतलब हाँ, गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। तो हम जीवन कैसे जिएंगे अगर हमें स्वच्छ इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा? तो इसीलिए हमारा क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। अगर कहीं पर भी उसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 21। इसमें यही लिखना बस, फंडामेंटल राइट एक ही है जो इन्वायरमेंट लॉ के साथ जुड़ता है। दूसरा हमारा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम PIL कहते हैं। तो PIL के ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका 10 मार्क्स का, लेकिन अभी फिलहाल हम शॉर्ट इसमें कर रहे हैं जो हमारी रेमेडीज हैं उसके अंदर। तो PIL क्या होती है बताइए? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या रोल प्ले करती हैं? आपने कभी सुना होगा कि कोई PIL कोर्ट में दाखिल है? जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था पहले। मतलब दिवाली के बाद हमेशा जो है वो काले काले अंधेरे अंधेरे बादल छा जाते थे, जिसकी वजह से MC मेहता एक फेमस वो हैं, मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने दिल्ली की तरफ से दिल्ली के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि हम लोगों को स्वच्छ और साफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है।
और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, और दिल्ली गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गवर्नमेंट को बुलाया। पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट को बुलाया, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट का भी आधा रूल चलता है, यहाँ पर उसको भी बुलाओ। स्टेट गवर्नमेंट को बुला लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बुला लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एमसीडी को भी बुलाओ, क्योंकि तीसरी गवर्नमेंट दिल्ली में एमसीडी है। तो तीनों गवर्नमेंट को बुला के इस पर डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेगा इसके लिए चेक करने के लिए। तो तीनों गवर्नमेंट ने जो है एक रिटर्न में वहाँ पे मतलब एक रिटर्न क्या कहते हैं उसको फाइल किया था कि हाँ हम इसके खिलाफ एक्शन लेके इसको दूर करेंगे। तो उस पर आज तक काम चल रहा था। एनजीटी उस पर नज़र रखती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो काम होता है जहाँ पे हम जनता के भलाई के लिए कोई काम, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को नुकसान पहुँचा रही हो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। उसमें किसी एक पर्सनल व्यक्ति का फ़ायदा नहीं होता, सारे लोगों का फ़ायदा होता है। कम से कम 200 लोग इससे इफेक्ट होने चाहिए, तब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर के आगे किसी व्यक्ति ने गाड़ी लगा दी। अब आपके घर के आगे गाड़ी लगा देगा तो आप घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि आपके घर का दरवाज़ा जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो ये नहीं है कि आप इसके लिए जाके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दोगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वहाँ पे अगर कोर्ट में लगाओगे भी तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कहेंगे, वो क्या कहलाएगी, वो एक नॉर्मल पिटीशन कहलाएगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने गाड़ी कुछ इस तरीके से खड़ी कर दी कि पूरी गली का रास्ता ही बंद हो गया, मतलब गली के लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और ना गाड़ी कोई निकल पा रही है, ना टू व्हीलर ना बाइक, तो वहाँ पर पूरी कॉलोनी इफेक्टेड हो जाएगी। तो वहाँ पे जब कॉलोनी इफेक्टेड हो जाएगी तो अगर कोई भी कोर्ट में लगाएगा तो वो पीआईएल कहलाएगी, तो उसे कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब होती है जब पूरा समाज या फिर कम से कम 200 लोगों से इफेक्टेड हो, तब उसे पीआईएल में हम शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीआईएल दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर रिट जुडिक्शन। अब रिट जुडिक्शन जो है वो भी कोर्ट इशू कर देता है। क्यों कर देता है? फॉर एग्जांपल कई केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसमें एक्शन ले लेता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी, जैसे अभी दिल्ली में जो महिलाओं के ऊपर कुछ हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खुद ही एक्शन लेके गवर्नमेंट को बुला लिया कि भाई महिलाएं सेफ क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर, बताइए। तो जब ऐसा कुछ भी रहता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देता है और उस रिट को जो है बाकी गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। ये हो गया आपका प्रिवेंटिव। अब दूसरे रेमेडीज इसके अंदर आती हैं, वो है आपके रेमेडियल। रेमेडियल वो उपचार होते हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मतलब ये बचने के उपाय नहीं है, ये नुकसान होने के बाद के उपाय हैं। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला और आपको हार्ट डिसीज़ हो गई, या आपका हाई बीपी हो गया, या आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो आप जो है कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाके आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट की गलती की वजह से मुझे ये बीमारी हुई है, इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए कंपनसेशन देगी। तो इसकी सुनवाई जब कोर्ट करेगा तो उसके लिए कौन सा रेमेडी देगा आपको? रेमेडियल रेमेडी देगा, यानी कि आपको नुकसान हो चुका है, अब उस नुकसान की भरपाई करनी है, तो इसे रेमेडियल रेमेडी कहते हैं। तो इसमें पहला आएगा आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ये देखेगा कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है कि जिसने पॉल्यूशन फैलाया है वो उसकी भरपाई करेगा। एक मिनट आप होल्ड करना, मेरे कॉल आ रहा है। तो कंपनसेशन होता है वही पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहते हैं इसको, जिसने पोल्यूशन फैलाया है और नुकसान हुआ है अगर सामने वाले का, जितने का नुकसान हुआ है उतने की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। दूसरा होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जितना आपने इन्वायरमेंट को नुकसान, फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक पेड़ काट दिया, एक पेड़ काटने से इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप किसी वजह से किसी जेन्युइन रीजन से अगर एक पेड़ काटते हैं तो आप 10 पेड़ आप लगाइए, क्योंकि 10 पेड़ लगा हुए तो एक पेड़ काटने की भरपाई हो जाएगी। डैमेजेस, अगर कोई भी डैमेजेस हो गई हैं तो उस डैमेजेस की भरपाई के लिए आपके पास 2 तरह के प्रिंसिपल हैं, या तो फाइन लगेगा या फाइन नहीं लगेगा तो उसके लिए इम्प्रीजमेंट हो सकती है। रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप पहले वाली स्थिति को दोबारा से बरकरार कर दो।
और ये इन्वायरमेंटल लॉ के केस में कम पॉसिबल होता है, क्योंकि दोबारा से प्रोवाइड करवाना वो मुश्किल। जैसे मान लो आपने एक पेड़ काट दिया, अब आपने तो पेड़ काट के इन्वायरमेंट को नुकसान कर दिया, लेकिन आप दोबारा से उस पेड़ को जिंदा कैसे कर दोगे? तो इन्वायरमेंटल लॉ के केस में मुश्किल होता है, लेकिन कई कई ये जगह ये लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने कोई घर के पड़ोस में कोई होटल खुला हुआ है, होटल में हमेशा वो जो है जो तंदूर गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करता है, और जब भी कोयला जलाता है तो इतनी धुआं उठती है कि पड़ोसियों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसको रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन कैसे करेंगे? वो कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर देगा, या जिसको भी नुकसान हुआ है उनसे वो माफ़ी मांग लेगा, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। इसके अंदर भी आप ये दोबारा से लिख सकते हो SPCB, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोनों को। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। कोई और क्वेश्चन जो आपके मन में हो पूछने का तो आप भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नॉइस इज न्यूसेंस, IPC का क्वेश्चन है ये, जो IPC के अंदर क्राइम है। नॉइस इज न्यूसेंस जो है IPC के अंदर क्राइम है, ये हेल्थ हजार्ड भी है इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर। तो बताइए कैसे? नॉइस मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है नॉइस का? नॉइस का मीनिंग तो आप सब लोग बता ही सकते हैं, काफ़ी इजी है। Am I audible, sir? यस यस, इशिका बताइए। Good evening, sir. This is Ashika. वेरी गुड इवनिंग। Yes, sir. Sir, noise basically means कि एक unpleasant sound which is present into the environment and that is hazardous for the human health and it could be tolerated only up to a certain level. And it could बिल्कुल lead to hearing हो गया, loss of hearing हो गया and various other kind of diseases. मतलब एक ऐसा शोर जो आपके कान बर्दाश्त ना कर पाए, Up to आपके a कानों certain के। decibel level. जैसे 50 डेसिबल लेवल है, लेकिन वो एक टेक्निकल टर्म है, अगर आपको याद भी नहीं रहते एग्जाम के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिख दो कि किसी भी तरीके का शोर करना जो है वो हेल्थ हजार्ड है, मतलब अगेंस्ट द हेल्थ है, वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये लिख दो उसके अंदर। और न्यूसेंस जो वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, उस न्यूसेंस वर्ड का मतलब होता है उपद्रव। उपद्रव मतलब परेशान करना किसी को, तो इसलिए IPC में ये क्राइम है। IPC के अंदर शोर करना भी एक क्राइम है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर के बाहर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजा दी या किसी और तरीके का कोई शोर कर दिया, तो उसके अगेंस्ट भी जो है कंप्लेंट हो सकती है, क्योंकि एक लेवल तक ही आप शोर कर सकते हैं, उसके अलावा आपको अलाउड नहीं। वैसे जो ये लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है वो उस लेवल से बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉइस इज न्यूसेंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IPC में वैसे क्राइम होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ में भी इसको जोड़ के देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब कौन कौन से हेल्थ इशू होते हैं इसकी वजह से, ये बताइए। जैसे अभी इशिका ने बताया था ऑलरेडी, स्लिप डिसऑर्डर हो सकता है आपका, हियरिंग लॉस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती हैं आपकी, या और भी तरह की जो बीमारियां हैं वो आपको लग सकती हैं इसकी वजह से। तो ये इसमें कवर्ड हो जाती है। अब नॉइस इज न्यूसेंस में आपको काफ़ी डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका। तो इसके लिए 2-3 जगह पे प्रोविजन दे रखे हैं हमारे इन्वायरमेंटल लॉ को जो रिलेट करते हैं। पहला तो मैंने IPC का आपको बता ही दिया कि IPC के अंदर ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसके लिए पनिशमेंट भी है और फाइन भी है, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरा हमारा ये CRPC में भी कवर होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी कवर होता है ये, सेक्शन 133 के अंदर। सेक्शन 133 और 143 का आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो सेक्शन 133 हमारा क्या कहता है, ये मजिस्ट्रेट को पावर देता है। मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट? SDM हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, और सब डिविजनल तो मैंने आपको बता ही दिया, और साथ में तहसीलदार भी हो सकता है। इनको ये पावर देता है कि अगर कहीं पर भी ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जो अगेंस्ट एनवायरनमेंट है या फिर यहाँ पे वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ है, तो उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट, ये मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन ले सकता है। अब एक्शन में भी दोनों तरह का एक्शन आता है, ये फाइन भी लगा सकता है और इम्प्रीजमेंट भी दे सकता है। यहाँ पे फाइन कितना लगाएगा वो अलग अलग में अलग अलग फिक्स किया हुआ है रेट, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इस मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मानता है तब क्या होगा, तब ये उसके खिलाफ पेनल्टी लगा सकते हैं, पेनल्टी एक्सीड हो सकती है और इम्प्रीजमेंट को जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। ये हो गया आर्टिकल 133। इसके अंदर और आप क्या कवर कर सकते हो, इसके अंदर आप कर सकते हो वही जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जहाँ पर भी पोल्यूशन आएगा, जहाँ पे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन आएगी, वहाँ
वहाँ पे ये दोनों बोर्ड एक्टिव हो जाते हैं और दोनों बोर्ड को आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो वो हमने टेक्निकल टर्म यूज़ की थी कि इतनी लेवल तक आप जो है शोर कर सकते हैं, नॉइज़ कर सकते हैं, जैसे 55 डेसिबल्स, ये आपके लिए परमिसेबल है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर डे टाइम में। नाइट टाइम में ये हो जाता है 45 डेसिबल। साइलेंस जोन के अंदर डे टाइम में भी ये 50 डेसिबल ही रहता है। इसके अलावा आपका साइलेंस जोन में डे टाइम में नो साउंड होती है, कोई साउंड अलाउड नहीं होती साइलेंस जोन के अंदर। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है उसके लिए एक्ट भी बना है हमारे देश के अंदर, एक कानून भी बना हुआ है जिसका नाम है नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000। ये 2000 में आया था। यहाँ पे किसी भी तरह का लाउड स्पीकर, किसी भी तरह का पब्लिक एड्रेस जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, ये रूल कहता है आपको। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके अंदर और भी कुछ आप लिख सकते हो, वैसे नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए आपको एग्जांपल वगैरह कर कर इसको कंप्लीट कर देना। एक ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन होता है, ओजोन लेवल वाला, वो भी आपका 10 मार्क्स में आ सकता है, उसको भी एक बार आप पढ़ लेना। PIL वाला जो मैंने आपको बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उस पर 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ चुका है और 10 मार्क्स में भी आ चुका है। ये मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है, बाकी आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है उसको उसी तरीके से याद कर लो। केस लॉस जितने लिख सकते हो उतने लिख लेना, कोशिश करना कि कम से कम 2-3 केस लॉस तो लिख ही दो। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो अगला करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है आपका एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ द सेक्शन 133 एंड सेक्शन 143 ऑफ द CRPC इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो हमारा CRPC जो है उसके अंदर 2 एक्ट हैं, सेक्शन 133 और सेक्शन 143। तो ये एक्ट के बारे में अगर किसी को कुछ भी पता है तो एक बार पहले वो एक्सप्लेन करे, फिर मैं इसको बताता हूँ अगर आपको नहीं पता होगा तो। Am I audible, sir? यस। सर बेसिकली एज पर माई नॉलेज जो 133 होता है सेक्शन CRPC का, उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर होती है मतलब ऑर्डर इशू करने की, और मतलब एक तरीके का प्रिकॉशनरी चीज़ है कि कुछ अभी इवेंट घटित नहीं हुआ है, चांसेस है होने के, तो उसको कंट्रोल करना है। और 144 तो सबको पता है, धारा 144 लग जाती है अक्सर, जहाँ पब्लिक पीस का वोलेशन हो रहा है, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हो रही है, उस चीज़ को कर्ब करने के लिए ये पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होती है। ये हो गया आपका 144, लेकिन मैंने पूछा 143। 143 बताइए। सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 133 के अंदर सर बेसिकली मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट वर्ड है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट और कहीं कहीं पर तहसीलदार, ये क्या वर्ड होते हैं जिनके पास ये पावर होती है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हेल्थ हज़ार्ड है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो लोग एक्शन ले सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा जो सेक्शन 143 है ये 144 से रिलेट करता है, ये पुलिस को पावर देता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर देखो 144 में तो विद वेपन है, अगर कोई लोग हथियारों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं 4-5 लोग, तो 144 के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है पुलिस। लेकिन 143 के अंदर अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, वैसे हम यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉ की बात करेंगे क्योंकि एनवायरमेंट लॉ का ही क्वेश्चन है, तो जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट जो है पावर देती है पुलिस को कि पुलिस एक्शन ले सकती है। 1 मिनट होल्ड करना। तो ये सेक्शन 143 में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ है नहीं, क्योंकि 2 ही सेक्शन पूछे थे क्वेश्चन के अंदर, वो दोनों सेक्शन हमने कर लिए। इसके एग्जांपल डाल देना आप, अगर केस लॉस को याद रह जाए तो केस लॉस डाल देना, अदरवाइज इसके एग्जांपल्स लिख देना आप, तो एग्जांपल लिखने से भी चल जाएगा। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन ही पूछ ले आपको कि CRPC जो है 1973, उसके अंदर कौन कौन से जो है आर्टिकल या सेक्शन कवर है जो इन्वायरमेंटल लॉ के साथ एसोसिएट होते हैं,
तो इसमें आप पहले डाल देना सेक्शन 133 सीआरपीसी का, जो मैंने अभी बताया आपको, सेक्शन 144, सेक्शन 143, सेक्शन 268, सेक्शन 278, सेक्शन 290, सेक्शन 277 और सेक्शन 283। ये सीआरपीसी के सारे जो सेक्शन है ये रिलेट करते हैं आपके एनवायरमेंटल लॉ के। 143, 133 और 144 तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 268 को डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 268। तो सेक्शन 268 के बारे में किसी को पता है तो एक बार बता दो। अगर किसी को भी नहीं पता, सेक्शन 268 तो मैं बताता हूँ आपको। ये पनिशमेंट देती है कोई भी पब्लिक न्यूसेंस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं आप जो अगेंस्ट द पब्लिक लॉ है। जैसे पब्लिक प्लेस पे थूकना अलाउड नहीं है, लेकिन आप अगर लिटरिंग करते हैं, किसी भी लिटर करते हैं, तो वो आपके लिए पनिशमेंट हो सकता है। तो ये सेक्शन 268 के अंदर आता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक प्लेस पर बैन हो और आप उसको परफॉर्म करते हैं, तो सेक्शन 268 लगता है सीआरपीसी का। अब है सेक्शन 278, जो कहता है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन फैलता हो, किसी भी तरह की कोई जहरीली गैस, किसी भी तरह का कोई हवा, धुआं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाता हो, वो अगर आप छोड़ते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन लेता है आर्टिकल, जिसका है 278। अब आर्टिकल 290 जो है ये कहता है पब्लिक न्यूसेंस जो है आपको अलाउड नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस वही है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक प्लेस पर कमिट करना अलाउड नहीं है, और आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके खिलाफ फ़ाइन या सज़ा दोनों हो सकती है। 200 रुपये का फ़ाइन लगाया जा सकता है इसके अंदर 290 में। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सीपीसी वाला। इसके अलावा जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि आपका साइलेंट फीचर बताइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972, उसके बारे में आपको क्या क्या पता है? अभी आप सब लोगों का कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसे दोगे अगर कुछ नहीं बताओगे तो? Am I audible, sir? यस यस इशिका। Sir, basically as the name suggests, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, जिसमें कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी शामिल होती हैं, और एक साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस आ पाए कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और ऐसे मतलब कि एनवायरनमेंट जो ऐसे ओजोन डिप्लीशन हो रहा था पोल्यूशन की वजह से, तो फॉरेस्ट के इस्टेब्लिशमेंट से जो पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से ओजोन लेयर को हील करने में भी हेल्प मिलती है। बिल्कुल। और एफॉरेस्टेशन होता है और एक प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ रहा है। तो वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों की ज़िंदगी, उनको हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा एक्ट है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट तो यही आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना। अब वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, जो भी एंडेंजरस स्पीसीज़ हैं, जो जातियाँ हमारी ख़त्म हो रही हैं, जैसे हमारे जो हैं वो टाइगर हैं, राइनो हॉर्स हैं, ये सब कंप्लीट ये ख़त्म हो रहे हैं ना, इनको बचाना है किसी भी तरीके से। अब है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रेड, कोई भी ऐसा ट्रेड जो जंगली जानवरों से जुड़ा हुआ है उस ट्रेड को रोक लगाना है। जैसे आपका स्किन, बोन्स या अदर पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हैबिटेट प्रोटेक्शन, उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाना है जंगली जानवरों को। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोचिंग और हंटिंग हाँ, को भी कम करना है। पोचिंग और हंटिंग को कंट्रोल करने, कम क्या करना, बैन लगाना उसके ऊपर ये बैन कम्प्लीटली। लगाना है, सॉरी। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको इस्टेब्लिश करना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, इनकी संख्या हमें बढ़ानी है, क्योंकि ये ज़्यादा होंगे तभी तो ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलेगी, तभी इनको नेचुरल हैबिटेट मिल पाएगा, तभी ये जिएंगे। रेगुलेशन ऑफ द कैपिटेटिव एनिमल्स, जो भी कैपिटेटिव एनिमल्स हैं उनको रेगुलेट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना, ताकि उनको अथॉरिटी
ताकि वो एक्शन ले सकें इनके खिलाफ जो इस तरह के वायलेशन कर रहे हैं। पेनल्टीज इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई भी इस एक्टिविटी को करने की सोचे भी ना। इसके अलावा है आपका सोर्सेस क्या है इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। तो पहला है आपका इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जितने हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो खतरे में जिंदगी हैं जंगली जैसे चीता, अभी हमने बाहर से मंगाया, नामीबिया से मंगाया था। क्यों मंगाया? क्योंकि वो इंडियन चीता की ब्रीड है लेकिन वो ख़त्म हो गई इंडिया के अंदर, अब है ही नहीं, तो हमें दोबारा से उसको बचाना है, इस वजह से हमने मंगाया इसको। एलिफेंट है, राइना हॉर्स है, टाइगर्स हैं, ये सब खत्म हो रहे हैं इंडिया के अंदर, इनको प्रोटेक्ट करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को हमें बढ़ाना, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं। रिडक्शन इन पोचिंग मतलब क्या होता है? हंटिंग, पोचिंग की होता क्या है? सर जानवरों का शिकार करना बेसिकली उनकी बॉडी पार्ट्स के लिए जो कि आगे चल के बेच सकते हाँ हैं और पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मतलब मेन मकसद इनका ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करने के लिए। अब है आपका पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ सकती है आपके एनजीओज के थ्रू, या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी मास मीडिया के थ्रू इसकी जो है पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे कुछ इसके अचीवमेंट्स भी हैं, जैसे लैक ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी इसके कुछ वो भी हैं चैलेंजेस, अचीवमेंट चैलेंजेस हैं, जैसे इनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है हमेशा। वीक पेनल्टीज इतने कम हैं कि लोग मानते नहीं। जैसे एक बार शिकार करने में अगर पकड़े जाते हैं कुछ लाख रुपए दे के छूट जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो कमा लेते हैं उन इस जैसे स्किन को सप्लाई करके या उनकी और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी वजह से। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अब जो जंगली जानवर है वो कई बार क्या करते हैं गांव में आ जाए, कुछ टाइगर्स हैं, चीते हैं, वो गांव में घुस जाते हैं, गांव लोगों को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन के लिए उनको मार देते हैं जंगली जानवर। तो ये भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो जंगलों में भी लोग रहना शुरू कर देते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं वाइल्ड लाइफ की। तो अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है किसी की तरफ से भी, लेकिन अब यह है कि जितने क्वेश्चन मेरे को हो सकते थे। आपका 14 क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, ये एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एज लेजिस्लेटिवली इनकरप्टेड एंड जुडिशियली अप्लाइड टू कंट्रोल इसमें जो जुडिशरी के प्रोविजंस हैं, लेजिस्लेटिव के जो प्रोविजंस हैं जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं वो बताने हैं आपको। ये ऑलरेडी मैंने बता दी हैं आपको। ठीक है, बाकी ये है कि आप एक बार अच्छी तरह से इसको कर लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड द फंक्शन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया नहीं था, तो हो सकता है इस बार आ जाए आपको। तो एनजीटी के ऊपर भी क्वेश्चन तैयार कर लेना कि एनजीटी क्यों बनाया गया था, इसके पीछे मकसद क्या था, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं एनजीटी के, ये आप कर लेना। ये क्लास मैं अब यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी हम इसी तरह से और भी क्लासेस करेंगे। आप लोग जो है ग्रुप में ऐसे ही जुड़े रहो, और भी क्लासेस करेंगे, अभी हर एग्ज़ाम के बीच में करेंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप लोग जाओगे सब 7 सेमेस्टर में, तो बीच बीच में ऐसे क्लासेस मैं अरेंज करता रहूँगा आपके लिए, जो फ्री रहेंगी, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। बाकी पेड क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस है वो चलती रहेंगी, जो चलती हैं वो जिस लोगों को भी जिनको भी ज्वाइन करनी होती है वो कर सकते हैं मंथली फीस पर। इस तरह की क्लासेस चलती है जिसमें नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ अपनी तरफ से। तो बाकी मेरी अभी एक दूसरी क्लास वेट कर रही है, तो इसलिए हम आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कोई भी आपको अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है या इन क्वेश्चंस को चाहिए, तो आप, मैं ये वीडियो तो वैसे आपको ग्रुप में अपलोड कर ही दूंगा, आपको ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी आज की क्लास की। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ आपको समझना हो, तो आप मुझे ग्रुप में लिखना, मैं वहाँ पर आपको रिवर्ट करूँगा। बाकी ग्रुप में कोशिश किया करो कि कितनी इस तरह के जो फालतू सवाल हैं वो सब ना आए।